स्क्रीन आप लोगों तक क्या आप लोगों को ये शो हो रहा है? अगर एक बार शो हो रहा है तो कोई भी एक व्यक्ति मुझे माइक अनम्यूट करके बताएंगे। यस, थैंक यू सर। हाँ जी, क्लियर। तो आप सभी लोगों का स्वागत है नीट्स आयुर्वेदा टीम चैंपियन के प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। आज हम जानेंगे माइग्रेन के बारे में। तो जैसा कि आप पीडीएफ पे देख पा रहे हैं, अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है क्यों माइग्रेन, क्यों, इसके लक्षण क्या हैं और इसके उपचार क्या हैं। आज भारत में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो माइग्रेन से पीड़ित मिलेंगे। तो माइग्रेन किसे कहते हैं, ये क्यों होता है और इसका उपचार कैसे, इसके बारे में हम जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। माइग्रेन, इसको बहुत सारे जगह में आधे सिर का दर्द कहा जाता है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कपारी कहते हैं। हमारे क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जा सकता है। ये बहुत असहनीय दर्द होता है। ये होता क्यों है, किन में ज्यादा होता है, कुछ बातों को पुरुष के मुकाबले महिलाओं में ये ज्यादा होता है। क्यों होता है? अगर आपके परिवार के इतिहास में किसी से रहा है, यानी ये जेनेटिक भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जेनेटिक ही होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। 30 से अधिक उम्र वाले को माइग्रेन होने की संभावना ज्यादा होती है। और महिलाओं में जिनको कम उम्र से मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स चालू हो जाता है, उनको भी होने की संभावना ज्यादा होता है। माइग्रेन होने के 10 कारण, ये क्यों होता है? मैंने अभी शुरू ही बोला कि हार्मोनल परिवर्तन महिलाओं में, जो एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन, जो आपके मासिक को, महिलाओं के मासिक को नियंत्रित करता है, वो हार्मोन जब अनबैलेंस हो जाता है तो इसका एक कारण होता है माइग्रेन। अगर किन्हीं को संतुलित खान पान नहीं मिल पा रहा है, यानी डाइट उनका सही नहीं है, तो भी उनको माइग्रेन होने की संभावना ज्यादा है। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस हर एक व्यक्ति को है, लेकिन जिस व्यक्ति पे स्ट्रेस हावी हो जाए, उनको भी माइग्रेन होने का संभावना बहुत अधिक होता है। तो ये कारण है माइग्रेन होने का। नींद ना आना, कम सोना या रात में ज्यादा काम। आज किसी भी व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं है कि एक नॉर्मल जो स्लीपिंग टाइम हो गया है, वो 11 से 12 बजे रात के बीच हो गया है हर एक व्यक्ति का। अगर आप स्मार्टफोन पकड़ते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ज्यादातर लोग 11 बजे के बाद सोते हैं। तो थोड़ा सा नींद में कमी, यानी हम प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं, कम सो रहे हैं और रात में ज्यादा काम हो रहा है, इसकी वजह से भी आपको माइग्रेन हो सकता है। हो सकता है इसमें से किसी एक या दो ट्रिगर कर सकता है, लेकिन आपको ये 10 परफेक्ट कारण है जिससे आपको हो सकता है। दवाई, जो कंस्ट्रक्टिव पिल्स होते हैं, वो अगर आप ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो भी आपको माइग्रेन होने की संभावना है। मौसमी परिवर्तन, इससे भी आपको माइग्रेन होने की संभावना है। ब्रेन इंजुरी, अगर आपके ब्रेन में कभी चोट लगा हो या इंजुरी किसी भी प्रकार का हुआ हो, तो ज्यादातर चांसेस है कि आपको माइग्रेन हो सकता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 10 कारण मैंने जो लिखा है, जो मैं देख पाया हूँ या जो मैं चीज कहीं से लिया हूँ, आप कॉमन फैक्टर यही है माइग्रेन के होने का। अगर किसी भी व्यक्ति के लीवर में भी प्रॉब्लम है और लगातार लीवर में प्रॉब्लम रहता है, तो भी आपको माइग्रेन होने की संभावना बढ़ जाती है, यानी माइग्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ट प्रॉब्लम, अगर आपकी हार्ट में प्रॉब्लम है तो भी आपको माइग्रेन होने की संभावना है। अब इतने सारे फैक्टर में से कोई भी एक फैक्टर भी आप लोगों को माइग्रेन होने के लिए, किसी भी व्यक्ति को माइग्रेन ट्रिगर करने के लिए काफी। ऑटो इम्यून प्रॉब्लम, अगर किन्हीं व्यक्ति का इम्यून सिस्टम भी अनएक्टिव है या जरूरत से ज्यादा एक्टिव है, तब पर भी आपको माइग्रेन होने की संभावना है। ये हमारे 10 कारण थे। अब हम जानते हैं कि माइग्रेन होता क्या है। माइग्रेन जो है, सेरोटोनिन तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संचार करने का एक आवश्यक रसायन है। कौन सा? सेरोटोनिन, वो रसायन है जो तंत्रिकाओं के बीच संचार का, यानी जो भी आप इंफॉर्मेशन पास करते हैं उसको आप ले जाने का काम करता है। ये पूरे शरीर में रक्त वाहिकाओं से जुड़ी रहती है जो सिकुड़ जाती है। उसकी वजह से एस्ट्रोजन का स्तर बदलता है और इसके परिणाम स्वरूप आपको माइग्रेन होता है।
आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आपके ब्रेन में क्लोटिंग टाइप का आपको शो हो रहा है। सर एक बार फिर से कोई भी मैसेज करेंगे, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है? यस, ठीक है, थैंक यू। थोड़ा, तो इसकी वजह से हमें माइग्रेन होता है। ये मैंने आपको दिखाया है पिक्चर के माध्यम से कि ये आपके सिर के एक हिस्से में दर्द, इसको हम लोग माइग्रेन कहते हैं। इसके शुरुआती लक्षण क्या है? अगर हम ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करें तो, या किसी भी पेशेंट को अगर हम देखें जिसको हम मेडिसिन चलाते हैं या हम जिनको सजेशन करते हैं, उनकी सबसे पहले प्रॉब्लम सुने। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अगला व्यक्ति दो बात बताता है, हम चार बात बताने के लिए पहले से रेडी होते हैं और तुरंत प्रोडक्ट थोप के आगे बढ़ना चाहते हैं। सबसे पहली चीज, उनके सिम्टम्स को देखें, लक्षण को देखें, ताकि आप सटीक प्रोडक्ट, सटीक दवाई, सटीक मेडिसिन, सटीक आपको आप कोई भी चीज उनको प्रोवाइड करा सके। पहला, सिर के एक तरफ दर्द होगा और काफी असहनीय दर्द होगा। और जिस भी व्यक्ति को माइग्रेन है, उन्हें शोर से परेशानी होगी सर, या ज्यादा आवाज से परेशानी होगी, या किसी एक प्रकार के खुशबू से भी उसको परेशानी हो सकती है। आंखों में दर्द बना रहेगा, दर्द के कारण कोई काम नहीं कर पाएंगे, पूरी तरह देखने में सक्षम नहीं होंगे जब उनको अत्यधिक मात्रा में दर्द बढ़ेगा। यानी माइग्रेन का पेन जब वो चरम सीमा पे होगा, तो आप पूरी तरह देखने में सक्षम भी नहीं हो पाएंगे। इसके शुरुआती लक्षण है। याददाश्त में कमी आ जाएगी, यानी आपकी याददाश्त में किसी भी व्यक्ति को, आप सबसे पहले मैंने शुरू में ही क्या बोला कि आप उनके पूरे सिम्टम्स को सुने। शरीर के एक तरफ झुनझुनी या सुन्नापन आ जाएगा, वो कई बार स्पष्ट बोल नहीं पाएंगे, स्वाद में भी बदलाव का महसूस होगा, और बाहों और पैरों का भारीपन महसूस होगा। ये माइग्रेन के लक्षण है सर। दर्द शुरू होने से एक दो दिन पहले के लक्षण क्या होते हैं? क्या हो सकता है? कब्ज आपको बन सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, भोजन की इच्छा या तो बहुत ज्यादा होगा या तो एकदम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये दोनों हो सकता है। गर्दन में अकड़न की तरह लगेगा, प्यास बढ़ा हुआ रहेगा, और पेशाब भी बार बार आपको लग सकता है। ये माइग्रेन के शुरुआती लक्षण या एक दो दिन पहले के लक्षण है। ये कितने समय तक रहता है या कितने बार हो सकता है? बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि सर ये कितने देर तक दर्द होगा या कितने दिन तक रहेगा? तो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि माइग्रेन का दर्द धीरे धीरे शुरुआत होता है और धीरे धीरे कम हो जाता है। जरूरी नहीं कि सभी को सभी सिम्टम्स हो। मैंने जितने सिम्टम्स बताए, वो जरूरी नहीं कि सभी व्यक्ति को सभी सिम्टम्स हों। और आमतौर पर ये दर्द 7 से 72 घंटे तक रहता है यदि हम दवाई नहीं लेते हैं। महीने में कितने बार दर्द होगा, ये डिपेंड करता है आपके डाइट और व्यक्तित्व के इम्यून सिस्टम के आधार पर। ये महीने में कितने बार भी हो सकता है, ये आपके बॉडी के अनुसार, इसका कोई लिमिट नहीं। क्या करें? खाना जरूर खाएं, भूखे ना रहें। खाने और सोने का टाइम सुनिश्चित करें। आज, अगर मैं जैसे शुरू से ही बता रहा हूँ कि आज हमारी सबसे बड़ी भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे गजब का चीज है कि लोगों के पास सब चीज के लिए समय है। सब चीज के लिए वो समय निकाल लेते हैं, मोबाइल के लिए समय निकाल लेंगे, अपने हर चीज के लिए टाइम निकाल लेंगे, अपने पेंडिंग काम के लिए समय निकाल लेंगे, लेकिन कई बार खाने और सोने का टाइम सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये कई सारी लाइफस्टाइल डिजीज वाली जो प्रॉब्लम है, वो आपको शुरुआत हो सकती है। खाने और सोने का टाइम अगर आप सुनिश्चित कर लें, यानी निर्धारित कर लें, तो बहुत हद तक इन सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं और आप इससे क्योर कर सकते हैं, और लोगों को भी इसके बारे में बताइए। मैंने शुरू में ही कहा कि आज के डेट में लोग नाश्ता स्किप कर देंगे या भोजन ब्रेकफास्ट स्किप कर देंगे, लेकिन अपने काम को स्किप नहीं करेंगे। सोने का टाइम मैं शुरू में ही बताया कि आज अगर जिसके पास भी स्मार्टफोन है सर, कोई भी व्यक्ति शायद ही कोई होगा जो 10 बजे तक सो जाता हो। अगर आपको कोई चीज खाने से एलर्जी है तो उसे बिल्कुल ना खाएं। पानी खूब पिएं, ध्यान करें, योगा जरूर करें, अपने शरीर को फिट जरूर रखें, शरीर की कसरत करें।
संगीत सुने और पॉजिटिव रहें। कई बार हम ऐसे नकारात्मक माहौल पर रहते हैं जहां हमारा टेंशन और बढ़ जाता है, तो आपके माइग्रेन के पेन को इनहेंस कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो प्लीज ऐसे जगह से दूर रहें। क्या ना करें? सिर सिर को हल्का रखें। ये बहुत सारे लेडीज लोग, महिलाएं लोग क्या करती हैं कि सिर को बांध के रखती हैं, तो बांधे नहीं। एल्कोहल से बचे, कैफीन से बचे, इन द सेंस आप कॉफी से भी बचे, ज्यादा शोर वाले जगह जाने से बचें, ज्यादा रोशनी या लाइट के संपर्क में ना आए। तो ये आपको बहुत बेहतर रिजल्ट दिखाएगा। क्या खाएं? हरी सब्जियां, शकरकंद, गाजर, चावल, सूखे पके फल, ये खा सकते हैं आप। क्या नहीं खाना है माइग्रेन में? आप अंडा, मीट, मछली, जंक फूड, फास्ट फूड, डब्बा बंद खाना, टमाटर, अचार, पनीर और खट्टे फल, ये पूरी तरह जब तक आपको माइग्रेन ठीक नहीं हो जाता है तब तक आप अवॉइड करिए, तो बेहतर है। क्योंकि हम सिर्फ सजेशन दे सकते हैं सर, आपका घर में जाके चूल्हा बंद नहीं कर सकते हैं। अब उपचार, इसमें एमआरपी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा पहले का पीडीएफ है। नीट्स आयुर्वेदा एक जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है जिसका नाम है माइग्रेन कैप्सूल्स। और इसका इतना बेहतरीन रिजल्ट है सर, अगर मैं बताने पे आऊं तो आधा घंटा और मीटिंग इसके ऊपर चल सकता है। मैं जितने लोगों को दिया हूं, अगर किसी व्यक्ति को 3 साल 4 साल से माइग्रेन का पेन है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि सर 2 कैप्सूल, अगर बहुत ज्यादा पेन है, आप तुरंत 2 कैप्सूल दीजिए, ब्राह्मी टेबलेट इस्तेमाल करवाइए। एक 10 ml का फेलाइव सिरप और इम्यूजेस्ट ड्रॉप पिलाइए, 10 से 15 मिनट पीने के बाद उसको रेस्ट करने बोलिए। अगला आधा घंटा के अंदर उसका माइग्रेन का पेन पूरी तरह न्यूट्रल हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसका कोर्स कम से कम 90 दिनों का चलना चाहिए, ताकि आपका ये प्रॉब्लम फिर से दोबारा ना आ पाए। तो एक प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को समझाने में सक्षम हूँ। क्या मेरी बातें आप लोगों तक समझ में आ रही है? आवाज प्रॉपर है? तो क्या हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर फॉरवर्ड करें, नेक्स्ट डिजीज की ओर? मैं एक बार चैट बॉक्स देख रहा हूँ, क्या आप लोगों तक मेरी बातें समझ में आ रही है सर? यस, यस, थैंक यू। हम नेक्स्ट डिजीज की ओर बढ़ेंगे। 1 सेकेंड समय देंगे। हाँ, शुरुआत की पेज को अवॉइड करिएगा, प्रोडक्ट रनिंग। अगला प्रोडक्ट, अगला डिजीज जिसे हम सभी लोग परिचित हैं, मधुमेह, डायबिटीज, शुगर, चीनी की बीमारी, या अनेक नामों से जानते हैं। और आज के डेट में अगर मार्केट को सबसे ज्यादा कैप्चर किया हुआ है तो वो है डायबिटीज है। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। सर आपका प्रॉब्लम है या मेरा प्रॉब्लम है? नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। आदित्य साहू सर का कहना है कि नेटवर्क प्रॉब्लम क्लियर है। थैंक यू। जिनका भी नेटवर्क प्रॉब्लम है प्लीज नेटवर्क पे आइए, वरना आप नेटवर्क नहीं बना पाएंगे सर। थैंक यू गोविंद सर, आवाज क्लियर है, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज, मधुमेह, आज के डेट में मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसकी खेती हो रही है सर भारत में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं भी एक आंकड़ा आपको दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि भारत में इतने सारे लोग डायबिटीज पेशेंट हैं जो जूझ रहे हैं। और डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है। मधुमेह क्या है? मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो तब होती है जब आपके रक्त में शर्करा की मात्रा, जिसे ग्लूकोज कहते हैं, वो बहुत अधिक हो जाता है या तो बहुत कम हो जाता है, या तो बहुत ज्यादा हो जाता है, या तो बहुत कम हो जाता है। अब सारे लोग कहेंगे सर ग्लूकोज ना रहे तो क्या होगा? सर ग्लूकोज अगर आपके नहीं होगा आपके बॉडी पे, तो आपके बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाएगा। ग्लूकोज जो है वो आपके ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और शरीर जो है वो खुद भी ग्लूकोज बनाता है, लेकिन ग्लूकोज हम जो खाते हैं, भोजन जो खाते हैं, उससे भी प्राप्त होता है। तो इंसुलिन जो हमारे अग्नाशय में बनता है, वो एक हार्मोन है जो हमारे ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। यानी आपके ग्लूकोज से कितना ऊर्जा को आपकी किस बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये कौन तय करता है सर? इंसुलिन। यानी इंसुलिन का घटना आप सुने होंगे, जिसको टाइप 1 डायबिटीज होता है,
वो लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, क्योंकि उनके बॉडी पे इंसुलिन बनता ही नहीं है। यानी अगर आपके बॉडी पे इंसुलिन कम बन रहा है तो भी आपको मधुमेह है, और आपकी पर्याप्त मात्रा में बन रहा है तो आपको ठीक है, अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप मधुमेह से पीड़ित हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मधुमेह से प्रभावित अंग, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा आज की मीटिंग में जो मैं ये कह सकता हूँ कि इस डायबिटीज के बारे में ना जानता हो। अगर हम इसको ब्रीफ में बताएं तो मधुमेह से सबसे ज्यादा प्रभावित अंग जो होता है, आपको हो सकता है, अगर आपको मधुमेह है, तो आपको लकवा हो सकता है सर, आप अपंग हो सकते हैं, यानी किसी एक अंग से। ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ कि किसी भी डिजीज को, किसी भी बीमारी को लाइटली नहीं लेना है और बहुत ज्यादा टेंशन में भी नहीं लेना है। आप इसकी सही जानकारी अगर आप रखते हैं तो इसे बहुत अच्छे तरीके से क्योर कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो अगर आपको, सर प्लीज छेड़छाड़ ना करें स्क्रीन के साथ, स्क्रीन सिर्फ देखने के लिए है। आपको लकवा हो सकता है, अपंग हो सकता है। अगर मधुमेह से प्रभावित कोई व्यक्ति है तो उन्हें दिल की बीमारी होने की संभावना ज्यादा है, दिल की बीमारी होने की संभावना ज्यादा है। और आजकल आप देख रहे होंगे 24 साल, 25 साल, 26 साल, इवन 30 साल तक लोगों को दिल का दौरा पड़ रहा है, हृदय की बीमारी। अब जिन व्यक्ति को मधुमेह होता है उनकी खून की नाड़ियां पतला हो सकती है। ये जिनको हो सकता है, मधुमेह से प्रभावित अंग जो है वो पैर के त्वचा यानी गैंग्रीन, यानी पैर में घाव होता है जो ठीक नहीं होता है। और मैक्सिमम केसों में आंखों की बीमारी यानी मोतियाबिंद हो जाता है। बहुत सारे लोगों को गुर्दे की बीमारी हो सकती है। और अगर फीमेल है या मेल है, दोनों में हो सकता है सर, तो आपको बांझपन का भी, इनफर्टिलिटी का भी आपको शिकायत आ सकता है। तो मधुमेह को प्लीज आप लाइटली ना लें। जिस दिन आप इन सभी चीजों को अगर लाइटली लेने लगेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ये हमारे मधुमेह से प्रभावित अंग हैं। अब मधुमेह कितने प्रकार के हैं मैक्सिमम, अब आप देखेंगे टाइप 1। ये कैसे होता है? यदि आपको टाइप 1 मधुमेह है तो आपका शरीर बहुत कम या बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बना। आप सोच के देखिए कि अगर आपका अग्नाशय, जिसको हम लोग पैनक्रियास कहते हैं, वो बिल्कुल भी आपका इंसुलिन नहीं बनाता है, तब आपको टाइप 1 मधुमेह बोला जाता है। टाइप 1 मधुमेह वाले लोगों को जीवित रहने के लिए हर दिन इंसुलिन लेने की आवश्यकता होती है, जिसे बहुत सारे लोगों को आप देखिएगा इंजेक्शन लेते हैं। टाइप 2, टाइप 2 कैसा है? अगर टाइप 2 डायबिटीज है तो आपके शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करती है। या तो अग्नाशय इंसुलिन बना तो रहा है लेकिन रक्त शर्करा यानी ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को सामान्य सीमा में रखने के लिए पर्याप्त नहीं बना पा रहा है। ये दो केसेस हो सकते हैं जिसको हम लोग टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। फिर से सुनिएगा, अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो आपके शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करती या नहीं कर पा रही होंगी। या तो आपका अग्नाशय जो है इंसुलिन बना तो रहा है लेकिन आपके शरीर में रक्त शर्करा को यानी ग्लूकोज को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, सामान्य तरीके से उसको संचालित नहीं कर पा रहा है, तो आपको डायबिटीज टाइप 2। एक होता है गर्भावस्था समय का डायबिटीज। गर्भावस्था मधुमेह एक प्रकार का मधुमेह है जो गर्भावस्था के दौरान होता है, और जब वो डिलीवरी हो जाता है तो वे मधुमेह खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को टाइप 2 मधुमेह होने की अधिक संभावना होती है। जिस भी व्यक्ति को गर्भावस्था के दौरान मधुमेह था या डायबिटीज था, उन व्यक्ति को आगे चल के टाइप 2 डायबिटीज यानी सेकंड वाला डायबिटीज होने का संभावना अधिक होता है। तो इसको ध्यान दें। डायबिटीज के कारण क्या है? अगर आपका जेनेटिक है, ये भी एक कारण है। असमान असमय भोजन, मैं बार बार कर रहा हूँ, पिछले भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग में यही बात हुई थी कि भोजन का समय निर्धारित करिए सर। क्योंकि मैं आज ही एक बड़ा सुंदर चीज देख रहा था कि पहला चीज, जैसे इस मीटिंग के बीच में बताना चाहूंगा कि आज धनतेरस है सर। आज के दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे अमृत का कलश लेके। और आयुर्वेद में उन्हें आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। और एक बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया,
दूजा सुख घर में हो माया। और जिस सिस्टम से हम लोग जुड़े हुए हैं उसमें पहला फोकस क्या है सर? आपका सुख निरोगी काया, जिसके तहत हम लोग आज ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसके तहत मैं आपको एक प्रोडक्ट की या डिजीज के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए समय पे भोजन करिए, आप अपने शरीर को ध्यान दीजिए। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप पैसे ऐसे भी बना लेंगे सर। मोटापा ये भी एक कारण है डायबिटीज होने का। आरामदायक जीवन शैली, आज हम जितने मॉडर्न युग में रह रहे हैं सर, हम अपने से कुछ नहीं करना चाहते हैं। ये भी एक कारण है डायबिटीज का। हमें अगर मार्केट भी जाना होगा जो 10 कदम पे होगा, तब भी हम अपना बाइक, कार या जो साधन है उसका इस्तेमाल करते हैं। अनियमित नींद, ये तो हर चीज में आपको मिलेगा। नींद हर चीज में आपको मिलेगा। माफी चाहूंगा, क्या मेरी वॉइस क्लियर है सर? कॉल आ गई थी। मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है, कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सर। तो हम लोग थे अनियमित नींद। सर आज के डेट में सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर है ये नींद का, स्लीपिंग टाइम। और दवाइयाँ, बहुत सारे लोग स्टेरॉइड लेते हैं, बहुत सारे लोग पिल्स लेते हैं। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो आपके हार्मोन को, जो भी दवाइयाँ आपके हार्मोन को इनबैलेंस करने के लिए होता है, उन सारे टैबलेट से या उन सारे दवाइयाँ से आपको डायबिटीज होने का संभावना बढ़ जाता है। लक्षण क्या है सर डायबिटीज का? हम कैसे जानेंगे कि हमें डायबिटीज होने के कगार पे है? अगर आपको बार बार पेशाब लग रहा है तो आपको डायबिटीज होने के ये लक्षण है। हो सकता है किसी एक तरह का आपको सिम्टम्स हो सकता है किसी एक तरह का सिम्टम्स हो, जरूरी नहीं कि सभी व्यक्ति को सभी तरह का सिम्टम्स हो। बार बार पेशाब आना ये कॉमन फैक्टर है। ज्यादा प्यास लगना, अगर ज्यादा प्यास भी लग रहा है तो भी आपको हो सकता है। ज्यादा भूख लग रहा है तो भी आपको, चोट लगने पर जल्दी जख्म का ठीक ना होना, ये भी एक सिम्टम्स है, लक्षण है। विजन लॉस यानी धुंधला दिखाई देना, या कोई भी इंफेक्शन जो लंबे समय तक बरकरार रहना, वो ठीक नहीं होना, ये एक शुगर का लक्षण है। अब जांच कैसे पता चले कि हमारा शुगर? एक नॉर्मल एलोपैथ की भाषा में ब्लड टेस्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। सामान्य मात्रा कब रहेगा? अगर खाली पेट आपका 70 से 110 है, सामान्य है। और भोजन के 2 घंटे बाद अगर 110 से 140 है तो आप सामान्य है, आपका शुगर नहीं है। अगर 111 से 125 खाली पेट और खाने के बाद 140 से 199 200 तक अगर है तो आप फर्स्ट स्टेज पे हैं, पहला डेजिग्नेशन एग्जीक्यूटिव पे हैं आप, मधुमेह का। अगर आप मधुमेह का रोगी हैं, यानी आप अगर अचीवर हैं, तो 126 खाली पेट में और 200 से ज्यादा अगर आपका ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा आता है, शुगर की मात्रा आता है, तो आपका स्वागत है शुगर वाले लोगों में। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि आपको रेगुलर चेकअप कराना, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगा है तो रेगुलर चेकअप जरूर कराएं सर। क्योंकि जब तक आप इन चीजों को जानेंगे नहीं, तब तक इन चीजों का आप ठीक से इस्तेमाल नहीं, इस्तेमाल हम इसको बच कैसे सकते हैं? नीड्स आयुर्वेदा के पास इसके क्या उपचार है? मैं इसको पिक्चर पे ले चलता हूँ। एमआरपी डीपी में पहले ही बताया कि ये डिफरेंट हो सकता है सर, कुछ समय पहले का पीडीएफ है। ये मैंने कॉम्बो बनाया हुआ था, मैंने जितने लोगों को दिया हूँ शायद एक भी पेशेंट ऐसा नहीं बोल सकता है सर कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला। कई लोग कहते हैं सर कि क्या गारंटी है कि इससे हम ठीक हो जाएंगे या मुझे रिजल्ट मिलेगा? तो मैंने भी लोगों को कहता हूँ कि सर क्या गारंटी है कि आप सही से खाओगे? इसकी कोई गारंटी है कि मैं जैसे बताऊंगा वैसे आप खाओगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है सर। लेकिन आप चाहते हैं कि जिंदा रहना, अपने शुगर को नियंत्रित करना, तो आपको ये बेहतरीन कॉम्बो जो मैं सजेस्ट करूंगा, ये बहुत बेहतरीन है। इसमें आप बदलाव कर सकते हैं, मैं बताऊंगा। पहला उदर शेक जरूर इस्तेमाल करिए सर। ग्लूकोजेस्ट पाउडर, ग्लूकोजेस्ट टेबलेट, ग्रीन टी, इम्यूजेस्ट ड्रॉप। और अगर आप पॉसिबल है तो उधर सेट को रिप्लेस भी कर सकते हैं त्रिफला के साथ, एलोवेरा के साथ। एलोवेरा जूस जो हमारा आता है उसके साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। और बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, बहुत शानदार रिजल्ट है। अगर समय मिलेगा तो मैं कुछ लोगों को मौका भी दूंगा कि इसके टेस्टिमोनियल
जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे माइग्रेन हुए और अभी शुगर हुआ, ये दोनों का टेस्टिमोनियल अगर आप लोगों के पास किसी के पास है तो रेडी रहिएगा सर, मैं कुछ लोगों को जरूर चाहूंगा कि वो अपना टेस्टिमोनियल दें। अब मैं शुरू में ही क्या बताया था आपको कि सर ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एक सोचनीय विषय है। क्यों? 21.2 करोड़ लोग भारत में शुगर पेशेंट है। आप कैलकुलेशन करके देखो सर, भारत में शुगर के कुल 21.2 करोड़ मरीज हैं, जो पूरी दुनिया का 1/4 हिस्सा है सर। आप सोच के देखो कितने लोग शुगर से पेशेंट, जो शुगर पेशेंट है, यानी हर 10 में से 8 व्यक्ति को, या हम यहाँ कहें 9 व्यक्ति को शुगर है। और बहुत सारे लोगों को तो अभी तक इसलिए नहीं पता चला कि वो जांच नहीं करवाए, है ना। तो यहाँ पे डायबिटीज वाला सेक्टर भी समाप्त हो गया। तो क्या हम लोग एक और कवर करें? अगर आप लोग रेडी हो तो मैं आगे मूव करूंगा, किसी एक डिजीज पे और आए फटाफट। थैंक यू। प्रयास करूंगा कि फटाफट एक डिजीज और पे हम बात करें। नेक्स्ट, अस्थमा या दमा। अगला डिजीज है अस्थमा या दमा। ये अभी बहुत भारी कॉमन मात्रा में चल रहा है, और अभी ठंडा का सीजन है तो बहुत ज्यादा चलेगा भी, इसलिए मैं सोचा कि इसके बारे में भी कुछ लोगों को जानकारी दिया जाए। और इसके बारे में अगर आपको जानकारी होगा तो आपका बिजनेस कई गुना बढ़ सकता है, अगर आपको सही जानकारी है और सही क्योर आपको, अगर आपको कॉम्बो पता है कि कैसे देना है। हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या है तो थोड़ा सा आंकड़ों के ऊपर बात करें। ये मैं नहीं, गूगल कहता है कि भारत में अस्थमा के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अस्थमा से 46% हिस्सा भारत में ही होता है मौतों का, अस्थमा से, जिसे दमा भी कहते हैं। यह फेफड़ों की गंभीर बीमारी है सर। मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार फिर मैसेज के थ्रू जानकारी देंगे और बने रहेंगे मीटिंग में। मेरी वॉइस क्लियर है? थैंक यू। ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। चलिए, थैंक यू थैंक यू। तो 46% मौतें जो है वो भारत में है। क्या है अस्थमा या दमा? अस्थमा दमा फेफड़ों की एक बीमारी है जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। अब सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? अस्थमा होने पर श्वास की जो नलियां हैं उसमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण श्वास का जो नली है वो सिकुड़ जाता है, या तो सांस के रास्ते में, श्वास नली में आपका म्यूकस भर जाता है, जिससे हमें सांस लेने में परेशानी होती है, या तो सांस लेने के समय आवाज आता है, या सीने में जकड़न या खांसी का महसूस होता है, तो ये अस्थमा है सर। आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे आपको एक नॉर्मल लंग्स विदाउट अस्थमा और एक लंग्स विद अस्थमा, दोनों आपको दिख रहा होगा। आपके बाएं साइड पे विदाउट अस्थमा वाला है जहाँ पे पूरा खुला दिख रहा है, और आपके दाहिने साइड पे जो दिख रहा होगा, जो मेरे हिसाब से, आप अपने अपने हिसाब से देख लेंगे, वो आप देखेंगे कि वहां पूरा चिपका हुआ है ना। तो ये अस्थमा का एक फोटा है। इसके लक्षण क्या है सर? बलगम वाली खांसी हो सकती है, या तो सूखी खांसी, ये दोनों हो सकता है अस्थमा में। सीने में जकड़न होगा जिसका महसूस हो सकता है। सांस लेने में कठिनाई होगी, सांस लेने के टाइम घरघराहट की आवाज आएगी। रात में या सुबह के टाइम, यानी जिस समय मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है, उस समय आपको सांस लेने में गंभीर हालत हो जाएगा, आप सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा। ठंडी हवा में, जैसे मैंने शुरू में कहा, ठंडी हवा में सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। इसके लक्षण क्या है? कुछ दूर चलने के बाद सांस लेने में परेशानी हो गई, यानी कुछ लोग को देखिएगा कुछ दूर चलने के बाद उनका सांस फूलने लगता है, जोर जोर से सांस लेते हैं, जिस कारण थकान महसूस होता है। कई बार गंभीर स्थिति जब होता है तो उल्टी लगने की भी संभावना बढ़ जाती है। ये इसके लक्षण। अस्थमा के कई सारे प्रकार हैं, जिसमें से कुछ को मैंने नोट डाउन किया है और आपको यहाँ पे बता रहा हूँ।
दो तरह के होते हैं। पहला है बाहरी अस्थमा, जो बाहरी एलर्जी के कारण होता है, जैसे धूल, जानवर या कोई भी एलर्जिक चीज जो बाहर से आपके बॉडी को टच करता है। आंतरिक अस्थमा कुछ ऐसे रासायनिक चीज जो श्वास के द्वारा शरीर में प्रवेश होता है, जिससे दमा या अस्थमा हो, जैसे कि सिगरेट, धुआं, पेंट या वेफर, इससे भी आपको दमा या अस्थमा हो सकता है। इसके बहुत सारे प्रकार हैं। पहला एलर्जिक अस्थमा, नॉन एलर्जिक अस्थमा, मिक्स्ड अस्थमा, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, कफ वेरिएंट अस्थमा, ऑक्यूपेशन अस्थमा, और ऐसे ही नॉकटर्नल यानी नाइट टाइम अस्थमा, मिमिक अस्थमा, चाइल्ड ऑनसेट अस्थमा यानी एडल्ट ऑनसेट अस्थमा, ये इसके प्रकार हैं। अस्थमा के कारण, क्या कारण है? प्रदूषण, आज के डेट में पोल्यूशन सबसे अहम भूमिका निभाता है। फ्लू, ये भी एक प्रकार का कारण है। धूम्रपान, अत्यधिक मात्रा में धूम्रपान, ये भी एक कारण है। मौसम में बदलाव, ये भी एक कारण है। एलर्जी वाले फ्रूट्स या जिसको आपको खाने से एलर्जी होता है, उसे अगर आप ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो आपको संभावना है कि अस्थमा हो सकता है। यानी दूसरी सबसे चौथी पांचवी सबसे गजब की चीज है कि पेट में अम्ल की मात्रा। आप सभी लोगों को पता है कि हमारे पेट में ऑलरेडी अम्ल अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसे हम लोग HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हम ऐसे आजकल बोलते हैं ना, हम आम बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं कि हम एसिडिक भोजन में ज्यादा कर रहे हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो आपके अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है, ये इसके कारण है। दवाइयां, शराब का सेवन, या तो भावनात्मक तनाव, ये भी हो जाएगा, या अत्यधिक व्यायाम, ये भी एक। बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, मैं किसी भी व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज आवश्यकता से अधिक आपको नुकसान ही पहुंचाता है, और अनुवांशिक भी होता है, ये जेनेटिक भी होता है। अब हम एक एक चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, अस्थमा के प्रकार और उसके कारण। एलर्जिक, जैसे कि नाम से आप सभी जान रहे हैं, अगर किसी भी चीज से आपको एलर्जी होता है तो आपको एलर्जिक अस्थमा हो सकता है। जैसे धूल मिट्टी के संपर्क में आते ही आपको अगर दमा हो जाता है तो आपको ये एलर्जिक अस्थमा है। यानी मौसम के परिवर्तन के साथ भी आपको ये हो सकता है। नॉन एलर्जिक, नाम से जान रहे हैं, इस तरह का अस्थमा किसी भी एक कारण के अति होने पर होता है। यानी अगर आप बहुत ज्यादा चीज, कोई भी चीज को कंज्यूम करते हैं, तो भी आपको ये सर्दी खांसी जुकाम हो जाएगा, और आपको बहुत अधिक सर्दी लग गई हो या तो बहुत अधिक खांसी हो गया हो, तो भी आपको अस्थमा हो सकता है। आप देख रहे हैं, अगर बहुत तेज तेज हंस रहे हैं, बहुत तेज तेज खांसी हो रही है, तो भी आपको ये नॉन एलर्जिक अस्थमा होने के प्रकार है। मिक्स्ड, जैसे नाम से ही जान रहे हैं, ये एलर्जी और नॉन एलर्जी दोनों से मिलके भी आपको अस्थमा क्रिएट हो सकता है। अस्थमा एक्सरसाइज, ये अधिक शरीर को सक्रियता करने के लिए, जैसे मैंने अभी शुरू में ही बताया कि बहुत सारे लोग एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं, उन सारे लोगों को भी इसकी संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। कफ वेरिएंट, जो व्यक्ति कफ प्रवृत्ति के हैं, यानी जिस व्यक्ति को कफ ज्यादा बनता है, उस भी व्यक्ति को कफ वेरिएंट अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और आपको अस्थमा अटैक पड़ सकता है। अस्थमा ऑक्यूपेशनल, ये अचानक काम के दौरान जो भारी वजनदार काम करते हैं, जिससे हमारे लंग्स को इफेक्ट पड़ता है, जो भारी मात्रा में वजन उठाते हैं, उन सारे लोगों को ये पड़ने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। या तो कई बार हम एक ऐसे वातावरण में काम कर रहे होते हैं, उसके बाद तुरंत दूसरे वातावरण पे चले जाते हैं जो हमें सूट नहीं करता, जिसके कारण हमारी फेफड़े पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इसकी वजह से भी ऑक्यूपेशनल अस्थमा हो सकता है। एक है नाइट टाइम अस्थमा, जैसे कि नाम से आप जान रहे हैं, ये एक ऐसा प्रकार है जो रात के समय पे ज्यादा ट्रिगर करता है। और अगर जिस व्यक्ति को रात के समय ज्यादा दिक्कत कर रहा है, तो आपको समझने की आवश्यकता है कि ये नाइट टाइम अस्थमा का सिम्टम्स है। मिमिक अस्थमा, जब कोई भी स्वास्थ्य संबंधी कोई बीमारी, जैसे निमोनिया, कार्डियक जैसी बीमारियां होती है, तो आपको मिमिक अस्थमा हो सकता है। और मिमिक अस्थमा, जब आपका तबीयत ज्यादा खराब हो, तब आपको ये अटैक करता है। चाइल्ड ऑनसेट अस्थमा, ये अस्थमा का वो प्रकार है जो सिर्फ बच्चों को ही होता है। अस्थमेटिक बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, और जैसे जैसे बड़ा होता है, ये अस्थमा बाहर अपने आप आने लगता है। ये बहुत रिस्की नहीं होता है, लेकिन इसका सही समय पर उपचार बहुत जरूरी है।
ये अडल्ट ऑनसेट अस्थमा, ये युवाओं में होता है, अक्सर 20 वर्ष की उम्र के बाद ही अस्थमा होता है। इस प्रकार का अस्थमा कई एलर्जिक कारण छुपे होते हैं, और मेन कारण मैंने जैसे बताया, प्रदूषण, प्लास्टिक, अत्यधिक धूल मिट्टी और जानवरों के साथ रहने वाले पर ये हो सकता है। अब इसके उपचार क्या है सर? इसमें मैं शुरू से ही बता रहा हूँ कि आपका डीपी डिफरेंट होगा, क्योंकि ये पहले का पीडीएफ है। तो इसमें मैं बहुत सारा रिव्यू लिया हूँ, बहुत सारा रिजल्ट लिया हूँ। इतना जबरदस्त रिजल्ट सर, जिनकी पाइपलाइन पाइप चलती है, इनहेलर जिसे हम कहते हैं, उन सारे लोगों को भी मैं दिया हूँ। इतना जबरदस्त रिजल्ट है सर। अगर मैं रिजल्ट का एक एक लोगों का बताऊं, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। विद इन 5 डेज 6 डेज, यानी 10 दिन 15 दिन के अंदर ये रिजल्ट आपको दिखाता है। और इतना जल्दी रिजल्ट दिखाने के साथ साथ बिना साइड इफेक्ट का, नीट्स आयुर्वेदा के पास सीतोपलादी चूर्ण, इसको लेने का विधि मैं एकदम कारगर तरीका बताता हूँ। आधा चम्मच सुबह शाम गुनगुने गर्म पानी के साथ लीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो आप उसमें हनी जरूर मिलाइए सर, शहद जरूर मिलाइए। ये आपके सीतोपलादी चूर्ण के पावर को 10 गुना इनहेंस करता है। इम्यूजेस्ट ड्रॉप, आप जितने बार पानी पीते हैं प्रयास करिए ठंडे चीजों से अवॉइड करने का, और जो भी चीज आप, जिससे आपको एलर्जी है, उसे जरूर आप अवॉइड करिए, और उन चीजों से आप दूरी बना के रखिए। तो आप इन चीजों को, आप अस्थमा से बच सकते हैं। इम्यूजेस्ट ड्रॉप, जितने बार आप पानी पिएंगे, मैं कहता हूँ कि 1 गिलास पानी पे 2 बूंद इम्यूजेस्ट ड्रॉप, दिन भर में आप जब भी पीते हैं आप इसको इस्तेमाल करें। बीटासिला का जरूर इस्तेमाल करें, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। आयुर्कोफ एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, जिसकी डिमांड इतनी होती है कि हमारे सेंटर पे कभी ये पूरा होता ही नहीं सर। और अस्ट्राइड, जिस भी व्यक्ति को एक बार अगर आपने सजेशन कर दिया सर, यकीन मानिए, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस भी व्यक्ति को आपने दिया होगा, वो व्यक्ति आपको डब्बा और कवर लेके आपके पास आएगा सर। डब्बा और कवर लेके आपके पास आएगा, सर मुझे यही चाहिए। तो आज का हमारा प्रोडक्ट यही तक था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये मीटिंग समझ में आई होगी। तो आज की मीटिंग आप लोगों को समझ में आई सर? मैं कुछ बेहतर बता पाया हूँ उम्मीद करता हूँ। और आप लोग अपने सीनियर्स को, अपने अपलाइन को जरूर मैसेज करें कि आपको किस टॉपिक्स पे मीटिंग चाहिए, और अब मुझे जब तक खबर होगा, मुझे मिलेगी, मैं आपको उस टॉपिक्स पे प्रयास करूंगा कि उस टॉपिक को कवर अप करूं। और मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि हर शनिवार को हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी। प्लीज अस्थमा का दवा एक बार फिर से स्क्रीन पे लाइए, बिल्कुल। मैं फिर से करता हूँ सर, इंतजार करिए। और जितने लोग, अगर कुछ टेस्टिमोनियल है आपके पास, जिन्होंने किसी भी प्रोडक्ट का रिजल्ट लिया हो जो आज की हमारी मीटिंग का था, अगर था तो मुझे मैसेज के थ्रू बताएंगे। ये हमारे अस्थमा का उपचार है सर, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके अप्लायंस इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं, और आप इसे यूज कराएं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि यूज कराइए सर। जब तक आप यूज कराएंगे, तब तक आपको नहीं पता चलेगा। कई लोग ये सोचते हैं कि सर इसे दें या ना दें। मैं कहता हूँ सर, आप बेधड़क दीजिए। अगर आप किसी भी व्यक्ति को, नीट्स आयुर्वेदा इतना जबरदस्त प्रोडक्ट बनाती है सर, अगर आप किसी भी व्यक्ति को एक सिंगल प्रोडक्ट भी देते हैं ना, मैं ऐसा देखा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, मैं कई मीटिंग्स में भी बोल चुका हूँ कि सर पहली ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। जी बिल्कुल सर, इम्यूजेस्ट को गर्म पानी में जरूर दें, गर्म पानी से ही इस्तेमाल करना। जितने भी आयुर्वेद के प्रोडक्ट हैं, प्रयास करिए गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल कराएं, इसका पावर बढ़ जाता है, इनहेंस हो जाता है। थैंक यू। मैं चाहता हूं कि अगर हमारे पास टेस्टिमोनियल है, एनीवन, मैसेज फटाफट करेंगे सर। सर नेक्स्ट डे बैक पेन के लिए बात करेंगे, बैक पेन के लिए भी बात करेंगे सर बहुत जल्द। हेलो। हेलो। जी सर, जी सर। हाँ सर, मैं रविंद्र कुमार सिंह बोल रहा हूँ, झारखंड से सर, दुमका जी सर। डिस्ट्रिक्ट से। और सर हम बोलना चाहेंगे सर, जैसे कि अभी आप अस्थमा का जो आप बताए, इनमें सर जी हम जो जो प्रोडक्ट आप बताए सर, इसमें से कुछ प्रोडक्ट हम दिए हैं, लेकिन उसमें से हम क्या है कि मल्टीविटामिन ऐड किए हैं, और दूसरी बात है क्या,
दूसरी बात है क्या कि उसमें त्रिफला भी ऐड कर दिए हैं और अलाइव भी ऐड कर दिए हैं। तो सर इसमें से आप बताइए कि इसमें कुछ हानि तो नहीं होगा ना सर? नहीं सर, कोई हानि नहीं होगा, बट अगर आप त्रिफला दिए हैं तो एलाइव आप स्किप करवा सकते हैं, या तो एलाइव दे रहे हैं तो त्रिफला स्किप करवा सकते हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, अलाइव को मतलब मतलब स्किप करा देंगे दोनों क्या? भी चीज, दोनों में से कोई एक चीज को आप स्किप करा दें। जी 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 जी, ओके सर, ठीक ठीक। और हमारे साथ अगर कोई भी व्यक्ति जो चाहते हैं, मैंने किन्हीं किन्हीं को मैसेज किया था, जो टेस्टिमोनियल देना चाहते हैं, जो रिजल्ट ले ही है सर। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट डे। नरेंद्र सर, शायद आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, अगर हैं तो सर अपने माइक को अनम्यूट करिएगा, अन्यथा हम लोग इस मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। हेलो। जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं सुन नहीं पाया था, क्या बोले आप? सर आपने माइक अनम्यूट किया था, मुझे लगा कि आप कुछ टेस्टिमोनियल देना चाहते हैं। नहीं, थोड़ा अभी नहीं दे रहा, थोड़ा सा। नहीं। हाँ, ओके। नेक्स्ट फिर से मिलेंगे हम लोग फिर से अ, अगले मीटिंग पे। आज के लिए इतना ही सर। बिल्कुल बताया जाएगा, एक एक चीज के बारे में बताया जाएगा, ल्यूकोडर्मा के बारे में भी बताया जाएगा, बट आप अपने सीनियर को मैसेज करेंगे, उसके अनुसार हम पीडीएफ तैयार करेंगे। उसके बाद आपको बिल्कुल बैक पेन के बारे में भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं। आपकी रात्रि शुभ हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।